हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज हम इस सेशन में क्लास 10th का 2023 का पूरा पेपर यहां पर हम सॉल्व करेंगे। और इस सेशन में हम मुख्य तौर पर 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, 2023 का पूरा पेपर यहां पे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन अथवा के साथ। दूसरा, जो बोर्ड मार्किंग करता है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में जब आप पेपर देते हैं तो उस पर स्टेप मार्किंग होती है। यदि कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि बोर्ड ने प्रीवियस मतलब इसी पेपर को 2023 के पेपर को जो मार्किंग निकाला है तो उसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे मार्किंग होती है। और थर्ड चीज, 2023 का जो हमारा टॉपर था इंग्लिश मीडियम से, उसकी कॉपी को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। तो 3 चीजें आपकी क्लियर होगी। और एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि पिछले 3 या 4 साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर यदि आप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है 80 to 90% तो वैसे ही आपका कवरअप हो जाएगा। थोड़े बहुत हो सकते हैं कि कंसेप्ट चेंज मतलब कंसेप्ट तो वही रहेगा, थोड़े से नंबर्स चेंज करके क्वेश्चन बदले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर लगा के जाते हैं तो 80 to 90% आप कवर पहले ही कर चुके होंगे। तो चलते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा J509D सेट यहां पर है और 2023 का ये पेपर है मैथमेटिक्स का। स्टैंडर्ड और बेसिक ऐसा कुछ पहले नहीं रहता था, 2025 में ही स्टार्ट हुआ है। तो सीधा चलते हैं, ज्यादा टाइम न लगा के सीधा क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलते हैं। यहां देखें आप, पहले तो हमारे जो सही विकल्प हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो हमें पता है अद्वितीय हल होने की शर्त है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं b1 बटे b2। ये किसकी शर्त होती है? अद्वितीय हल की। यहां मैं सभी के लिख दे रहा हूं आंसर, ये किसकी शर्त है? अद्वितीय हल की। और रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेदी होती हैं। और एक चीज क्या कह सकते हैं कि हल कैसे होते हैं? संगत। रेखा युग्म कैसे होते हैं? संगत। ये जो है समांतर रेखाओं की कंडीशन है। किसकी है? समांतर। समांतर में कोई हल नहीं होता क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तो टच नहीं करेंगी, कोई हल नहीं की कंडीशन है। और यहां पर बात करें संगत असंगत की तो ये असंगत हो जाएगा क्योंकि टच नहीं कर रही है। ये वाली कंडीशन समपाती रेखाओं की है। समपाती को एक शब्द और बोला गया है 2024 के पेपर में, आश्रित। और जब समपाती हैं रेखाएं तो एक के ऊपर एक है, इस टाइप से बिल्कुल। तो अनंत जगह ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? स्पर्श कर रही हैं, इसलिए अनंत हल होंगे। अनंत हल को हम अपरिमित रूप से अनेक भी बोलते हैं। और जब टच कर रही हैं तो ये संगत युग्म। ठीक है ना? यही 3 कंडीशन है। मैंने तीनों की रेखाओं की प्रकृति भी बता दी, तीनों के हल की बात बता दी, और युग्म संगत है कि संगत ये भी बता दिया। चलिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सी ऑप्शन इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको व्यापक रूप भी बोलते हैं। ये तो हमारे 2025 में भी 2024 के पेपर में भी आया था, 22 इसका आंसर था। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। निकालना चाहें तो आप सीधा n व पद निकालेंगे तो a11 क्या होगा? a प्लस 10d। a11 हो जाएगा a प्लस 10d। a यहां पर क्या है? प्रथम पद -3 प्लस 10 d। आप जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यह आएगा 5/2। 2 से 2 ये घटे आपके 5 बार, 5 25, 25 में से 3 जाएंगे तो 22। ठीक है ना? शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आप एल का स्क्वायर हटा देते हैं तो ये रूट लग जाता है, ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर हटा रहे हैं एल का तो ये अंडर रूट लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच। ठीक है ना? दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों सही है। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, ये 2025 में हम पढ़ चुके थे। 6 और 20 का एचसीएफ हमारा क्या आया था? 2। चाहे तो निकाल भी सकते हैं। 6 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे ये डायरेक्ट आ जाएंगे 2 गुणा 3। और जो हमारे 20 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इसमें से जोड़ा केवल किसका बन रहा है? 2 का।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी 2। अब त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? त्रिघात जितनी घात उतने शून्य, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होंगे। चलिए, मैंने आपसे बात करी थी कि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि टॉपर ने कैसे लिखा है। देखें, ये टॉपर क्या आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन का इन्होंने क्या लिखा है, a1/a2 और बराबर नहीं b1/b2, बिल्कुल सही है। दूसरे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ax² + bx + c द्विघात का आपका मानक रूप। तीसरे का 22 मैंने बताया था, ये आपका त्रियक ऊंचाई का सूत्र है। यहां पर आपका ये क्या आया था, क्वेश्चन क्या था जिसमें 2 आ रहा था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था 5वें नंबर का। हाँ, 6 और 20 का HCF, तो ये क्या आया है, 2 आया है। और लास्ट में त्रिघात बहुपद की घात क्या होती है, 3। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और 6 के 6 इनके सही भी हैं। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान। अब यहां पे बोला है कि सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी 2025 में आया। अब आप देख पा रहे होंगे, मतलब जो 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2023 के कितने सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुए, फिर 2024 के भी 25 में रिपीट हुए। तो आप जैसे ही आप 4 से 5 साल के पेपर यदि आप लगा के जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 80 से 90% तो आप वैसे ही स्कोर कर लेंगे, ठीक है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यदि आप एक्स अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये यदि ऐसा कोई यहां पर बिंदु है, और जब हम एक्स अक्ष से दूरी की बात करते हैं तो वो बाई का निर्देशांक होता है। कौन होता है, बाई का निर्देशांक। तो बाई के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। ये घुमा रहे हैं, बात कर दी एक्स अक्ष से दूरी, क्योंकि एक्स के जो निर्देशांक होते हैं वो भुज कहलाते हैं, तो आपने तुरंत एक्स शब्द पढ़ा और भुज लगा दिया। लेकिन बात कर रहे हैं एक्स अक्ष से दूरी की, तो वो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 1 होगी। √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, ये फिर से आ गया, वहां शायद √3 पूछा था। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप से जाना जाता है, तो द्विघाती सूत्र, इससे द्विघाती, ठीक है ना। और चाहें तो इसमें आप लिख भी सकते हैं कि x = प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। वैसे इन्होंने ये बोला है कि किस रूप के से जाना जाता है, तो द्विघाती सूत्र के रूप में, ठीक है। इसके बाद है AP का 10वां पद, तो ये तो 5 का सीधा टेबल लिखा हुआ है, ये 5, ये दूसरा पद 10 हो रहा है, तीसरा पद 15 हो रहा है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 50। कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले लगाएं, थोड़े से कॉमन सेंस यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप चाहें तो मैं आपको टॉपर्स की कॉपी भी दिखा दे रहा हूं। यहां पे ये देखिए, पहला इन्होंने लिखा इक्विलैटरल समबाहु था। दूसरे का इन्होंने लिखा एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट, जिसको हम कोटि बोल रहे थे। द प्रोबेबिलिटी इसकी 1 लिखी यहां पर। और यहां देखो, ये इन्होंने जो आंसर दिया है, ये इसको मैं वैसे सपोर्ट नहीं करूंगा, ये नहीं इसको नहीं बोलूंगा कि आप इस टाइप से लिखें। देखिए, आप डायरेक्ट आंसर लिखें, आपको पूरा ये जो स्टेप्स है इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां ऊपर लिख रहे हैं आंसर, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखें कि ये पहले का आंसर इक्विलैटरल है, दूसरे का आंसर ऑर्डिनेट है, तीसरे का आंसर 1 है, चौथे का आंसर इरेशनल है, ठीक है ना। जरूरी बिल्कुल, आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। पांचवें का आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब द्विघाती सूत्र जिसको मैंने बोला था, और छठवें का आंसर 50 है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन का पार्ट है। आप आंसर सीट में क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप आंसर सीट में आंसर लिख रहे हैं, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप अपना काफी समय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी कॉलम या सही जोड़ियां हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन यदि ABC उसकी भुजाएं हैं, तो घनाभ का आयतन होगा ये देखिए पलट दिया है, मतलब थोड़ा सा आपको डाइवर्ट किया है, BAC लिख दिया है। तो हमें यह चीज पता है कि मल्टीप्लाई में क्रम विनिमयता मतलब कि
यदि ABC लिखा है तो वो BAC के कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्रम विनिमयता नियम को फॉलो करता है कौन, मल्टीप्लाई या गुणा। तो ये BAC भी इसका क्या है, सही है। तो पहले का क्या हो गया, E हो गया। दूसरे में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा A होती है तो क्षेत्रफल क्या होगा, A वर्ग हो जाता है ना, तो ये A इसका आंसर हो गया। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 कहां पे लिखा हुआ है, F में। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये G में लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां से आपने कॉमन लिया 9, तो बचा क्या, 9। उत्तर क्या आ गया, 9। 9 कहां पे लिखा हुआ है, बी में, तो ये उत्तर हो गया इसका बी। चलिए इसके बाद इसकी दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 5। 5 का लिखा है सी में, तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। चलिए देखते हैं टॉपर ने कैसे लिखा है। हाँ, टॉपर ने क्या किया हुआ है, कॉलम खींचे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। यहां से देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख दिया है BAC, फिर ये एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया है A स्क्वायर, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1 लिख दिया है। 1090 माइनस कॉट लिख दिया है, यहाँ पे 9 लिख दिया है, यहाँ डिस्टेंस लिख दिया है 5। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, उस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दें, टॉपर ने क्या किया हुआ है, ये जो मार्जिन है, मार्जिन के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि मार्जिन के ना तो हमें लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, मार्जिन के हमेशा राइट में लिखना है। जैसे इन्होंने 1 लिखा हुआ है तो आप 1 को यहां लिखें, ये ऐसे। ठीक है, 2 है तो यहां लिखें, क्योंकि ये जो मार्जिन दिया होता है, देखो यहां पे ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कि एक पेपर लगा के रखा है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर मार्किंग के लिए बॉक्स बने हुए होते हैं इस टाइप से। यहां हो सकता है यहाँ पे उन्होंने 6 नंबर का है तो यहाँ पे 6 दिया होगा। ठीक है, तो वहां उस ये मार्जिन जो है ये वैल्यूअर के यूज का है, यहां पर उनको मार्क देने पड़ते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस एरिया में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हम इस मार्जिन के या हाशिया हम जिसको बोलते हैं, इसके राइट साइड में ही लिखेंगे। ठीक है ना, आपने देखा होगा लास्ट ईयर की जो मैंने सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2024 की मैंने जो कॉपी बताई थी टॉपर की, उसने कोई भी चीज यहां नहीं लिखी थी, है ना। और क्वेश्चन के पोर्शन भी हमें नहीं लिखना है। आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं वैसे ही आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो आप आंसर लिखें, क्वेश्चन के पोर्शन हमें नहीं लिखना है, ये हमारा बेमतलब का टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। चलिए ठीक है ना, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, ये देखिए ये यहां वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा चली गई, ये उभयनिष्ठ बिंदु को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, आप केवल स्पर्श बिंदु लिख के आएंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है ना, पांसे को एक बार फेंकने पर 8 संख्या आ सकती है कि नहीं, ये असंभव घटना है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। 20 से 40 का वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, 20 और 40 60, और आप 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 30। के बाद द्विघात समीकरण के लिए विभक्ति कर का सूत्र क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम जिसको बोलते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है हमारा विभक्ति कर। उसके बाद एपी के एन पदों का सूत्र, ये भी देखो लास्ट ईयर आया हुआ है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, ये हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उन्नयन कोण की परिभाषा, तो उन्नयन कोण की परिभाषा हम बहुत सरल लिखें कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये दोनों में काम आएगी। आपने लिखा उन्नयन कोण है मतलब ऊपर जब वस्तु है, तो अपन ने लिखा दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा एवं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण, मध्य बनने वाला कोण, जबकि वस्तु, वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्ट, जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित हो, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित हो। तो देखो मैंने दोनों यहां बता दी। यदि अवनमन कोण की बात करें,
तो आपको यही लिखना है, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित हो तो वो अवनमन कोण हो जाएगा, और यदि ऊपर स्थित है तो वो उन्नयन कोण हो गया। ठीक है ना, तो ये सरल डेफिनेशन हो गई और एक ही डेफिनेशन हो गई। बस हमने बोला कि ऊपर स्थित है क्षैतिज रेखा से तो उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है तो अवनमन कोण। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं टॉपर्स ने कैसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आंसर इन्होंने ये डाले हुए हैं कि हाँ, तो पहला लिखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु पूछा था, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्किल। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज 0। ठीक है, आप केवल इतना भी लिखते, इन्होंने लिखा है जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस इतना लिख देते तो नंबर पूरे मिलते। यहां केवल आप 0 भी लिख देते तो भी पूरे नंबर मिलते। देखिए टॉपर्स की कॉपी है और निसंदेह उसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उसको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। लेकिन आप एक चीज ये याद रखें कि यदि आप को पता है कि भाई मुझे एक वर्ड मिलने पे भी एक नंबर मिल रहा है और मुझे 2 लाइन लिखने पे भी एक नंबर मिल रहा है, तो आप चूज करें एक वर्ड लिखने की। क्यों, उसका कारण मैं बता रहा हूं। आप एक वर्ड लिख रहे हैं और वो सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप 2 लाइन लिख रहे हैं और उस 2 लाइन में हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर की वजह से या किसी अन्य पर्पस अन्य चीज की वजह से 1% भी आपने कोई चीज गलत लिख दी, तो आप जा रहे थे 100 आउट ऑफ 100 की रेंज में, और फिर वैल्यूअर चाहता है कि यार ये कॉपी तो पब्लिश होगी 100 और वो 100 की। ठीक है, बोर्ड पब्लिश करेगा इसको, आप टॉपर बनने जा रहे हैं, टॉपर्स की कॉपी पब्लिश होती है, भाई दूसरे लोग भी देखते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं यहां कुछ गलत लिखा हो और उसको मार्क्स दे दूं। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको कम लिखने पर पूरे मार्क्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश ना करें ज्यादा लिखने की। ठीक है ना, आप ये इस चीज का विशेष ध्यान दें। चलिए क्लास मार्क्स पूछा है, मतलब कि मध्य बिंदु जो पूछा था, ये नहीं इतना नहीं पूछा था, केवल आपको 30 भी लिख देते तो आप पूरा आंसर मिलता। ठीक है, 20 और 30 का आपको वर्ग चिन्ह पूछा था, तो इन्होंने पूरा फॉर्मूला लगाया। ये क्वेश्चन नहीं है, ये 1 वर्ड्स आंसर है। 1 वर्ड्स में केवल इसलिए देखो लिखा होता है प्रश्न में एक वाक्य या एक शब्द, तो एक शब्द में उत्तर आ रहा है तो एक शब्द में लिख दें। वाक्य कहां आएगा, जैसे वो डेफिनेशन पूछी थी, तो उसकी डेफिनेशन पूछी थी उन्नयन कोण की, वहां आप एक शब्द में नहीं लिख पाते क्योंकि डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट, वो एक कथन होता है, उसमें आप कथन को बदल नहीं सकते। ठीक है, वो पहले से डिफाइंड प्री डिफाइंड चीज है, इसीलिए उसको लिखा गया कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो यदि एक शब्द में उत्तर है उस चीज का तो एक शब्द में उत्तर दें आप। चलिए इसके बाद हम आते हैं इसको डेरिवेटिव, ये सॉरी डिस्क्रिमिनेंट यहां पे लिख दिया है। फिर क्या बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ ये अच्छा सम का क्वेश्चन पूछा था क्या, मैंने एनवे पद का बता दिया था, एक मिनट देख लेते हैं। एपी के एन पदों का योग का बताना था, सॉरी माफी चाहूंगा, ये तो एनवे पद का है। एन पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, हाँ उन्नयन कोण की परिभाषा, और आप चाहें तो देखना चाहें तो देख लें इन्होंने क्या लिखा है उन्नयन कोण की परिभाषा में, ये लिखी है देखिए। उन्नयन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, दृष्टि रेखा को। मैं यहां पे बता दे रहा हूं, देखिए ये प्रेक्षक है, ये उसकी आंख है, और ये कहीं ऊपर एक जैसे मीनार पर एक कोई बिंदु है और ये इसको देख रहा है। ठीक है ना, तो ये दृष्टि रेखा कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये पैरेलल इसके जमीन के, ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन HL। ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट मतलब LS बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बीच जो कोण बन रहा है, तो इन्होंने यही लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज अबव टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि
जो क्षैतिज रेखा है उससे ऊपर होना चाहिए वस्तु, तो फिर ये कोण कौन सा कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है ना। आप चाहें तो ये बना भी सकते थे तो और क्लियर हो जाता। ये दृष्टि रेखा लिख देते यहां पर, ये क्षैतिज रेखा लिख देते और यहां पर उन्नयन कोण लिख देते, ये वस्तु हो जाती, ये ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु हो जाती है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही है। दृष्टि रेखा क्या होती है भाई? यहां आपकी दृष्टि है, आंख है, और यहां कोई ऊपर बिंदु है, इस बिंदु से आपकी आंख तक की जो रेखा है इसी को दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा प्रेक्षक मतलब कि ये जो देख रहा है इसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। कि आंख से ये वस्तु का बिंदु है, भाई जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके किसी एक बिंदु को देख रहे होंगे ना, वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। क्या लाइन ऑफ साइट कहलाती है, दृष्टि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है तो ये असत्य है। भाई स्पर्श रेखा छेदक रेखा में अंतर होता है। स्पर्श रेखा कहलाती है कि यदि एक बिंदु पे टच करें तो स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पे टच कर रही तो छेदक रेखा। हालांकि 2024 में इस छेदक रेखा को त्रियक छेदी रेखा भी बोला गया है। तो छेदक रेखा भी बोलते हैं इसको और त्रियक छेदी रेखा भी बोलते हैं, त्रियक छेदी। ठीक है ना। वैसे तो त्रियक छेदी रेखा ज्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि दो समांतर या असमांतर रेखाओं को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अन्य रेखाओं को दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर छेदक को त्रियक छेदी भी बोला गया। बट ये जो छेदक रेखा है ये बिल्कुल टेक्निकली तौर पे ये सही शब्द है। चलिए बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी, तो भाई ये तो मूल बिंदु से दूरी पूछ ली, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो 0 0 हो गए। एक्स मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50। 50 को तो लिखते ही हम 25 गुणा 2 मतलब कि 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु का बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो बिल्कुल आप देखें कैसे। यदि ये एक बेलन है, ठीक है ना, ये बेलन है और इसी के अंदर आपने एक शंकु रखा, ये ऐसा शंकु रखा, तो त्रिज्या और हाइट एक ही हो गई है ना। ये त्रिज्या हो गई आपकी और ये आपकी हाइट हो गई, बराबर हाइट और बराबर त्रिज्या। तो अब शंकु बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का कितना होता है? उससे 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा याद रखें कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन से कैसा होता है? 1/3 होता है, कंडीशन जबकि त्रिज्या और ऊंचाई कैसी हो? बराबर हो, ये समान हो। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि आधा बोल रहा था। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बिल्कुल सही है, ये तो शर्त ही होती है त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की, कि उनके संगत कोण बराबर। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि दो समरूप त्रिभुज होने की क्या शर्त है, कसौटी नहीं पूछी, बच्चे लिख के आते हैं कोण कोण बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं भाई, शर्त पूछा है। तो शर्त में आप लिखेंगे कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरी उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है ना, ये दो शर्तें होती हैं समरूपता की। चलिए उसके बाद क्या बोला है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल गलत है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, देखो क्षेत्रफल क्या होता है किसी चीज का? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बेस इंटू हाइट, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दूसरा त्रिभुज सपोज करें बड़ा है, ठीक है ना, दुगना है या तिगना है, तो मान के चलें कि दुगना है त्रिभुज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2h, ठीक है ना, 2b और 2h। तो क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होता है? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भुजाएं कैसी हैं? दो हैं, तो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। कैसा होगा? उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए देख भी लेते हैं टॉपर ने क्या लिखा है, रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, पहला इन्होंने लिखा है ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। हमने क्या लिखा था?
पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स, ठीक है ना। क्योंकि यहां क्या होता है, एरिया जो है वो दो चीजों से बन रहा है, दो भुजाओं से बन रहा है, बेस से और हाइट से। और भुजाओं का अनुपात कैसे हो रहा है, केवल उसमें कोई एक भुजा ले रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाएगा, मतलब भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इन्होंने बोला है tan a इज इक्वल टू 4/3 है, हमें sec a और cos a ज्ञात करना है। तो हम पहले तो सबसे पहले क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज बनाएं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कहां लगते हैं, समकोण त्रिभुज। यहां पर अपन a दे दें, ये b, ये c, ये a एंगल है। जब ये एंगल a है तो बात चल रही है tan a की। हमें क्या दिया है, 4/3। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये BC कौन बन गया, लंब बन गया इसका, और आधार कौन है, AB। तो हम BC का मान क्या ले लेंगे, 4K ले लेंगे, अनुपात है ना तो एक गुणांक लेना पड़ेगा साथ में। और AB का मान क्या आ गया, 3K। तो हम पाइथागोरस से AC तो निकाल लेंगे, AC कितना आ जाएगा, 5K। भाई ये 4 है, 4K है और ये 3K। तो 4 का 16 और 3 का वर्ग 9, तो ये कितनी आ गई, 5। अब तुमसे पूछा है sec a कितना होगा, तो sec कितना होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हमारा कॉस होता है पहले तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सेक हो जाएगा। कर्ण कितना है, 5K, और आधार कितना है, 3K। कैसे के कैंसिल हुए, 5/3 आंसर। कॉस ए क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, इसी का उल्टा, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, टॉपर्स को देखें, टॉपर्स ने क्या किया है। चलो उसने और वाला अथवा वाला क्वेश्चन किया है, तो हम अथवा वाला भी देख लेते हैं। साइन 18/cos 72 है। देखो ये आप साइन और कॉस में पूरक कोण देखा करें पहले। पूरक कोण मतलब कि 18 और 72 90 हो रहा है क्या। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है तो आप इसको दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, मतलब साइन 18 कॉस 72 के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, वो कॉस थीटा होता है। तो पूरक कोण देख लें, 18 72 90 बन रहा है, तो इस साइन 18 को cos 72 आप लिख सकते हैं। तो यहां यदि आपने cos 72 लिखा तो cos 72 से cos 72 कट गया, इसका मान आ गया 1। ये ज्यादा इजी था, इसलिए टॉपर ने भी क्या किया है, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ साइन थीटा मतलब क्या लगा है, cos 90 माइनस थीटा, cos 72 बटे cos 72 1। तो लिखने का तरीका जरूर देखें आप, कितने अच्छे से लिखा है कि वी नीड। हम हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा कि भाई ज्ञात करना है, यहां क्या लिखेगा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है साइन 18 बटे cos 72, वी नो दैट। तो हिंदी मीडियम वाला लिख देगा हम जानते हैं, या जैसा कि हम जानते हैं, एस बी नो दैट है ना। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, सो अथा cos 90 माइनस 18, ये cos 72 बटे cos 72 इज इक्वल टू 1। अब ये एक लाइन आप हमेशा लिखें नीचे आंसर की, कि अतः साइन 18 बटे cos 72 का मान बराबर 1 है। ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब, ये देखो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो हमें इसको वन वर्ड टाइप में नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा ऐसे लिखें कि वो लगे कि हाँ यार 2 नंबर देने लायक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है ना, क्या होती है, स्टेप मार्किंग। देखो मैं यहाँ पे देख ले रहा हूं, यदि यहां मुझे दिख रहा है तो मैं बता भी दे रहा हूं। लगभग 18 19 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां। ये देखें, ये है स्टेप मार्किंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बोर्ड के आंसर हैं और ये स्टेप मार्किंग है। और वाला क्वेश्चन है, और यहां इन्होंने देखें इसको जो 2 नंबर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहला मार्क्स कहां पे दिया है, ये इस पोर्शन पे, ठीक है ना, फॉर्मूले पे, और दूसरा मार्क कहां दिया है, आंसर पे। तो 1 और 1 मार्क्स मिलके आपको 2 मार्क्स बन गए। ठीक है ना।
ऐसे ही हम जब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को देख रहे थे तो पहला मार्क कहां दिया है, सेक पर, और दूसरा मार्क कहां दिया है, कॉस पर। ठीक है ना। तो इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला है, फॉर्मूले वॉर्मूले लगा के। हम तो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं, अनुपात से। सीधा ट्रायंगल में हम फॉर्मूला, ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के कर्ण का मान निकाल लें, वो ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है ना। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रही हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता में 0.62 दी गई है। ठीक है ना। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। देखो, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.62। किसकी प्रायिकता है ये, संगीता के मैच जीतने। तो मैं निकाल सकता हूं संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, क्योंकि मुझे पता है कि पीई किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता का उत्तर आता है 1। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक में से जीतने की प्रायिकता घटा दें तो ये आ गई 0.38। किसकी प्रायिकता है ये, संगीता के मैच हारने की। संगीता के मैच हारने की प्रायिकता। अब एक बात बताएं, संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, यदि संगीता जब मैच हार रही है उस टाइम कोई जीत रहा होगा ना, कौन जीत रहा होगा, रेशमा। तो यही उत्तर हो जाएगा, रेशमा के मैच जीतने, रेशमा के मैच जीतने की। तो एक हार रहा है तो उस टाइम पे दूसरा जीत रहा होगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा 0.3। चलते हैं देखते हैं, हो सकता है टॉपर्स ने कैसे लिखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, देखिए इन्होंने लिखा है, अभी इंग्लिश और हिंदी ये मीडियम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि लिखा कैसे, हमें वो चीज देखनी है। ठीक है ना। वो मैं बता दे रहा हूं कि इसको हिंदी में कैसे लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, जो दिया है। देखो, तीन चीजें मैंने आपसे बोला है कि आपको तीन चीजें लिखना है। पहली चीज तो कि भाई दिया क्या है। ठीक है ना। पहली चीज क्या है कि आपको दिया क्या है, तो आप वो दिया है लिखेंगे। दूसरी चीज ज्ञात क्या करना है या सिद्ध क्या करना है। ठीक है ना। तो ये दिया है, ज्ञात करना है, हल हम जानते हैं, और लास्ट वाला उत्तर वाला अतः, प्रश्न का उत्तर ये है। तो ये 4-5 लाइनें आपको हर एक प्रश्न में लिखना है। ठीक है ना। ये जैसे इन्होंने लिखा है कि ये दिया है का पोर्शन हो गया, ये संगीता के विनिंग द मैच, ये संगीता के मैच विन करने की प्रायिकता है 0.62। ठीक है ना। अब वी नो दैट का मतलब क्या है, हम जानते हैं। तो हर एक प्रश्न में लिखो ना इसको भाई, आप जो भी कंसेप्ट यहां पर यूज कर रहे हैं, जो भी थ्योरम यहां पर यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है P प्लस पी नॉट का मान 1 होता है, तो उसको लिखें आप। हम जानते हैं कि P प्लस पी नहीं बराबर 1 होता है। ठीक है ना। इसको फिर से उन्होंने वही चीज लिख दी, दैट इज P इवेंट प्लस P नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर ऑल्सो द प्रॉपर्टी, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज एग्जैक्ट द प्रोबेबिलिटी संगीता लूजिंग द मैच। वही मैंने लाइन बोली थी आपसे कि यार रेशमा के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी मतलब पीई नहीं निकाल दिया, पीई नहीं निकाल दिया, ये पीई नहीं निकाला यहां पर 0.38, और यही क्या हो गई, उसके रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38। ये आंसर वाली लाइन हो गई। ये किसकी लाइन हो गई, आंसर की लाइन हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, जो हमारा इसका अथवा बचा हुआ है कि एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेंदें कितनी हो गई, इसको हम NS बोलें 8। ठीक है ना। क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू NE, मतलब कि घटना के अनुकूल परिणाम, बटे NS मतलब कि कुल परिणाम। ठीक है ना। अनुकूल परिणाम मतलब प्रश्न ने जो पूछा वही अनुकूल परिणाम है। प्रश्न ने पूछा लाल गेंदें, कितनी लाल गेंदें हैं, 3, तो अनुकूल परिणाम की संख्या 3 हो गई। कुल परिणाम कितनी गेंदें थी, 8, तो ये इसका आंसर होगा 3/8। ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि P इज इक्वल टू होता है घटना के अनुकूल परिणाम,
या नहीं याद हो रहा है तो एनी बटे एनएस लिख दें सीधा। एनी अनुकूल परिणाम है जिसको हम फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बोलते हैं, और एनएस टोटल आउटकम ऑफ एनी इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? प्राइम फैक्टर हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन है? पासे पे 6 है, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर के आउटकम क्या हो जाएंगे? एनी, और प्रायिकता का मान हो जाएगा एनी बटे एनएस। एनी बटे एनएस। एनएस तो हमें पता है 6। एनी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 2, एक नहीं होता। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, तो 2 3 5, ठीक है ना। 2 3 5, तो कितनी संख्याएं हो रही हैं ये? इनके नंबर्स बताने, संख्या कितनी हो गई? 3। तो हमने लिखा 3/6, मतलब कि ये आंसर आया 1/2। चलें देखें टॉपर्स ने क्या लिखा था। चलिए टॉपर्स ने भी इसी क्वेश्चन को हल किया है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि इट इज गिवन दैट, देखो आ गया ना वही दिया है वाली बात। डाई इज थ्रोन वंस, मतलब जो डाइज है वो, या जो पासा है वो एक बार फेंका जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कोष्टक में इनके परिणाम भी बता दिए, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ प्राइम्स, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, वो 3 हो गए, 2 3 और 5। तो फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट अपॉन में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 3/6 आ गया, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नहीं, 8 का अथवा भी करना है, सॉरी। 8 का अथवा यह है कि सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनएस। एनी अपॉन एनएस। एनएस क्या है? कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होते? कितने इसमें गेंदे हैं? 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरी हैं। 8 5 13 और 4 17। एनएस का मान आ गया 17। एनी फेवरेबल, मतलब प्रश्न ने क्या पूछा? सफेद कंचा। सफेद कंचों की संख्या कितनी है? 8। ऊपर आ जाएगा 8। 8/17 इसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी 2024 में रिपीट हुआ है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड तो आप सीधे सीधे निकाल दें। यहाँ सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 70 बार गया, 2 का भाग दिया तो 35 बार गया, फिर 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 7 35, और फिर 7 का जाएगा तो 7 एकम 7। फिर यहाँ पर लिखें जरूर कि अथा 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के प्राइम फैक्टर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर 2 की पावर 2 बार आया था, 5 × 7, है ना। ये लिखने का तरीका होगा। चलिए एचसीएफ पूछा है 306, 657 का 9 दिया है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो 22 338 शायद कुछ ऐसा आता है। तो हमें मालूम है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा जो होता है उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। संख्या कौन सी है? 306 और 657, ठीक है ना। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, और हमें एलसीएम को निकालना है। तो ये 9 जब हम पक्षांतर करेंगे तो इसको काट दो। 657 से 9 एकम 9, 9 7 63, 9 तिया 27, 73। तो 306 का फिर क्या करो आप? 73 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। शायद इसका 22 338 ऐसा कुछ आंसर आता है, कर लेना गुणा जो भी आए, ठीक है ना। चलिए दर्शाइए कि, टॉपर्स का भी देख लेते हैं, चलो। हाँ इन्होंने भी अभाज्य गुणनखंड निकाली 140 की, वो ज्यादा इजी था क्योंकि, ठीक है ना। फिर एक और अथवा किया है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। बहुत आसान है, इसको टफ समझते हैं बच्चे, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले मानेंगे कि 3√2 माना कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हमने लिख दिया a/b, जहां a और b क्या है? पूर्णांक एवं सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य हम इसलिए लिख रहे हैं
ताकि ये कटेंगी नहीं हो, ठीक है ना, सहअभाज्य। अब इस 3 को हम क्या करें, √2 इज इक्वल टू 3 का पक्षांतर किया तो a/3b ये लिखा गया। अब हम कह सकते हैं a, b और 3 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, अथा a/3b बराबर क्या हो गया, ये परिमेय बन गया, है ना भाई। परिमेय की परिभाषा क्या होती है, अंश और हर दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो a/3 भी क्या आ गया, परिमेय। तो इससे हम कह सकते हैं कि करणी 2 बराबर परिमेय, करणी 2 बराबर परिमेय। तो फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, कि चूंकि करणी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है और ऐसा हमारी गलत कल्पना के मानने के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस एक लाइन लिखनी है कि भाई जो हमने माना था, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हम जिसको बोलते हैं, गलत अवमानना के कारण हमारा ऐसा आया है, तो ये 3 करणी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना, सभी क्वेश्चन में सेम यही मतलब टेक्निक लगेगी, ठीक है ना। अब देखें 17, 23 और 29 का HCF ये तो 1 आएगा भाई, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, प्राइम है, और प्राइम का HCF क्या होता है, 1, ठीक है ना। आप चाहें तो इनके फैक्टर्स निकाल के बता दें, ऐसा 17 का फैक्टर 17 1 हो जाएगा, 23 का भी क्या हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा, और 29 का भी क्या हो जाएगा, 29 ही हो जाएगा। तो इस जब कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तब HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखें टॉपर ने क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, 17 के फैक्टर किए, 23 के फैक्टर किए, 29 के फैक्टर किए, तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर क्या आया, 1 आया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 11वां इन्होंने किया है, चलिए अपन 11वां कर लेते हैं। थोड़ा सा हटा दे रहा हूं इसको। चलिए यहां पर इनके शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब ये एक पॉलिनोमियल दिया है किसमें, u में, 4u² प्लस 8u, ठीक है ना। यहां से हम इसमें कॉमन लें, 4u को कॉमन लिया तो यहां क्या आ गया, u प्लस 2। अब यदि यहां हमें शून्यक निकालना है, ठीक है ना, शून्यक के लिए लिख दें, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 4u का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0, और u प्लस 2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां से u का मान क्या आ गया, 0, तो यहां से u का मान क्या आ गया, माइनस। बस यही शून्यक हो गए। जब भी शून्यक निकालना है तो हमें फैक्टर करने पड़ते हैं। यहाँ देखो फैक्टर, आप सोचेंगे, कुछ बच्चे हैरान हो रहे होंगे कि यार हम तोड़ें किसको, इसमें तीसरा पद तो है ही नहीं, तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, वहां कॉमन लीजिए, केवल 2 पद दिए हैं तो फिर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है, ये कितना दिया है, -1, और इसका मान कितना होता है, -b/a इक्वल टू -1/1 कर दें। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a कितना दिया है, √5, ये कितना दिया है, c/a √5 अपॉन क्या कर दिया, 1। जब भी अनुपात की आप तुलना करें तो इसमें एक गुणांक मान लें, तो हमने माना ये k है, ठीक है, सब में गुणांक क्या है, k है। तो b का मान आ गया -k, और a का मान क्या आ गया, k केवल, और c का मान आ गया हमारा √5k। तो और जो हमारा मानक रूप होता है, इसको हम px के रूप में लिख दें, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान क्या हो गया था, k ओनली, तो ये हो जाएगा, k को कॉमन ले लेंगे, सब में से तीनों में कॉमन आएगा, x² प्लस b क्या है, k है, तो ये x, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c क्या है हमारा, √5, तो ये प्लस √5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टॉपर्स का भी देख लेते हैं, टॉपर ने कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, इन्होंने तो पहला वाला कर दिया था और वाला नहीं किया, ठीक है। फिर ये इन्होंने किया था 12 का, और पहले हम 12 का मेन क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे 12 का और। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुपात हमको ज्ञात करनी है, ओनली अनुपात ज्ञात करनी है, तो बहुत सरल हो गया ये तो, ठीक है। हम पहले क्या कर लें, इसको मानक रूप से
क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन्हें हम पहले मानक रूप में तो करें, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पर ये हो जाएगा 2x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हमें अनुपात निकालने थे, तो a1 बटे a2 निकालना है। तो a1 कौन होता है, x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर b1 बटे b2 कौन हो जाएगा, ये y का गुणांक, 2/8, 2/8 काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 या -1/। और c1 बटे c2 कौन होता है, अचर पदों के गुणांक, तो -5/-7, -5 माइनस कट गया 5/। बस यही फाइंड आउट करना था। चलिए, ये ज्यादा इजी था। रैखिकमों को हल करना है तो इसको आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बोला नहीं कि प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है। तो अपन इसको सबसे सरल जो मेथड पड़ती है मैं बताऊं वो विलोपन है। ठीक है ना। तो विलोपन से ही कर दें, दोनों समीकरण को ऐड कर दें अपन, x बाई बराबर 14 और x ऋण बाई बराबर 4 है, ये भी आया है लास्ट ईयर। दोनों को ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, ये 18। तो x का मान आ गया हमारे पास 9। किसी भी समीकरण में अपन x का मान रख दें तो वहां से y का मान आ जाएगा। x का मान यहां 9 रखा जैसे, तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 का पक्षांतर करेंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो 5। तो x 9 आ गया और y 5 आ गया। चलते हैं टॉपर्स की कॉपी को भी देख लेते हैं। देखो टॉपर्स ने थोड़ा सा, मैं आपको केवल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, लिखने का तरीका आपको टॉपर की कॉपी में बता रहा हूं। देखिए इन्होंने लिखा इक्वेशन, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन अपन ने लिख दी यहां पे। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या दी है वो लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे केवल लिख देंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये चीज भी आप भैया ध्यान रखें कि ये और कौन लिखेगा, आप और का कर रहे हैं तो और लिखें। ठीक है ना, ये बच्चे भूल जाते। फिर गिवन लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, गिवन। तो गिवन इक्वेशन है। ऑल्सो यहां इन्होंने प्रतिस्थापन लगाई है, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाई है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, x का मान निकाला है 4 + y और ये सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे में। ठीक है, x + 4 वाले में, और यहां से y का मान निकाल लिया, और y का मान फिर इस इक्वेशन में नंबर 3 में रख देंगे तो वहां से x का मान आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि शून्यकों की संख्या में इन्हें यह जरूर लिखना था कि ये बहुलक जो बहुपद है वो y बराबर px का है। तब हम जब y बराबर px है तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। तो जहां जहां x अक्ष पर ये टच कर रहा है वही उसके शून्य हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना। लेकिन यदि x बराबर पी वाई का बहुलक होता तब हम इसको देखते, तब उत्तर आता 1। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहां पर इन्हें यह बताना चाहिए कि y बराबर पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, तो y बराबर पी एक्स है यदि, तो तब हम x के पॉइंट देखते हैं जहां ये टच कर रहा है, और ये वाली कंडीशन होती है इस कंडीशन की, x बराबर पी वाई। तो 99% तो ये पूछा जाता है y बराबर पी एक्स। 1% कंडीशन में डाउट के लिए ये चीज पूछी जाती है कि जब, क्योंकि बाई पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें, यहां पर उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है यहां पर। चलिए इसका अथवा भी देख लेते हैं, फिर टॉपर का देखेंगे उसने क्या किया था। x² - 3 के शून्यक निकालने हैं, तो बहुत अच्छा है ये तो, सीधा a² - b² बन रहा है। किसी भी संख्या को वर्ग बनाना है तो उस पर अंडर रूट चढ़ा दें अपन, ये √3 का स्क्वायर, और शून्यक निकालना है। अब देखो a² - b² बन रहा है, तो ये हो जाएगा x - √3 और x + √3। ठीक है, शून्यक के लिए या तो ये 0 या ये 0, तो यहां से x बराबर √3 आ गया और x बराबर -√3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं टॉपर ने क्या लिखा, या टॉपर ने कौन सा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंस द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस 3 टाइम्स, तो इन्होंने 3 लिख दिया है बस। ठीक है, ये भी सही है।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जांच कीजिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये भी देखो 2024 में आया, ये 23 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ। चलिए कर लेते हैं जांच, कोई दिक्कत नहीं। सीधा गुणा करें। द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 का 3 में गुणा हुआ ऋण के 6, ऋण का ऋण में गुणा हुआ धन 2x। पक्षांतर किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 2x, और ये 2x इस तरफ आएगा तो ये भी ऋण का हो जाएगा ऋण 4x, ऋण 6 इस तरफ आएंगे तो धन के 6 बराबर 0। तो यहां लिख देंगे कि हम चूंकि उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, इतना लिखना है। फिर द्विघात समीकरण का विभक्तिकर का मान निकालना है। विभक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर एबीसी यहां पर लिख देना पहले, ठीक है ना। बी क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 ए क्या है हमारा? 2 है, और सी हमारा 3 है। गुणा किया 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, -24। तो ये आ गया माइनस का 8। ठीक है ना, ये कितना आ गया? माइनस का 8, डी का मान। चलें देख लेते हैं टॉपर ने क्या किया हुआ है। हाँ डी निकाला है उन्होंने, ये -8 इनका भी आया है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट देखो मैंने बोला था ना कि पहले क्या लिखा है इन्होंने? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, ये गिवन हो गया। उसके बाद ए और बी सी के मान निकाले। फिर लिख दिया हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फिर रख के मान, और ये लिख दिया। और फिर ये लाइन भी लिखी, हेंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर गिवन इक्वेशन, मतलब कि अतः उक्त दिए गए समीकरण के विभक्तिकर का मान ऋण 8 है, ये भी लिखा। देखो ये यहां पर वो लगाना भूल गए, टेप लगाना या व्हाइट पेपर चिपकाना भूल गए। देखो यहां पे 2 नंबर दिया हुआ, तो ये जो मार्जिन होता है ये नंबर्स के लिए होता है, नंबर देने के लिए होता है। ठीक है ना, ये ऊपर भी देखो यहाँ पर व्हाइट कलर का लगा हुआ है, ये लिखा है, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कुल अंक लिखा है। तो ऊपर भी आपको कुछ नहीं लिखना है और इस मार्जिन में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पहले मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमें 10वां पद निकालना है। क्या क्या निकालना है? 10वां पद। तो दिया है गिवन एपी, है ना, लिखेंगे कैसे? गिवन या दिया है एपी समांतर श्रेणी 2, 7, 12। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? ए 10, ए 10वां। ठीक है ना, फिर ए बराबर कितना है? 2। डी कौन हो जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, है ना। अब हम जानते हैं, तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है? 10वां, एन का मान 10 है, ए का मान क्या है? 2, एन का मान 10 में से 1 गया तो 9, डी का मान कितना आया था? 5, तो 9 15 45 और 2 47, ये 47 इसका। ठीक है ना, फिर जांच कीजिए एपी है कि नहीं। जब कभी भी आपको जांच करना है कोई भी एपी है, तो एपी की शर्त होती है कि उनके पदों, उन 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए। सार्व अंतर से ही एपी की पहचान होती है ना, क्योंकि उसका नाम ही है समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए किन्हीं 2 पदों के बीच में। ठीक है, तो आप देखें, इसको माना मैंने प्रथम पद a1, a2, a3, a4। तो सबसे पहले हम निकाल लें a2 माइनस a1 का मान a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए। तो a2 क्या है? -4, माइनस a1 क्या है? 0। a3 क्या है? -8, माइनस a2 क्या है? -4। तो -4 में से 0 गया तो -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 में से प्लस के 4 गए तो -4। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि अतः यह एपी है। हम लिख देंगे कि दी गई श्रेणी में समान अंतर है, सार्वंतर एक समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है ना, ये लिखेंगे। चलो देख लेते हैं टॉपर ने क्या लिखा है।
टॉपर भी कह रहा है कि ये जो 10वां पद निकालना था 47, उन्होंने वो निकाला है। कैसे निकाला? गिवन, फिर क्या लिख दिया, ए क्या है, डी क्या है, फिर क्या लिख दिया, हमें वी नीड टू फाइंड आउट, क्या मतलब ज्ञात क्या करना है, फिर हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के ये लिख दिया, और लास्ट लाइन भी लिखी होगी, अतः 10वां पद ये। ठीक है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कैसे क्या लिखना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब 16 में आधारभूत समानुपातक प्रमेय का कथन लिख दिया है। ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसका कथन क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले के लिए खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना? ये कथन है, आप इसको रट्टा मार लें, या फिर मैं यहां पे समझा दे रहा हूं कि एक त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना? मतलब कि यदि मैं नाम दूं इसका ए बी सी और ये डी ई, तो ये हमने बोला कि डी समांतर खींची है हमने बी सी के, तो ये ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है ना? ये समांतर खींची है, तो ये ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? इसी का अगला क्या है कि यदि त्रिभुज में ये समांतर हैं, तो हमें ईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ईसी एक्स। तो हमें पता है भाई थेल्स प्रमेय से, ये ए डी बटे डी बी हमने अभी लिखा, ए डी बटे डी बी मतलब 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x। तो x का मान क्या आ जाएगा? ये 1.5 से 3 कितने बार कटेगा? 2 बार, तो x का मान आ गया 2 एकम 2। ठीक है ना? सेंटीमीटर है तो इसकी यूनिट भी हो गई सेंटीमीटर। चलते हैं टॉपर ने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है ना? इन्होंने बीपीटी लिखी है, बेसिक प्रोपोर्शनल टू थ्योरम। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है ना? वही कहने की बात है कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल फ्रॉम वन साइड, मतलब कि ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है इस टाइप से, और उसके एक भुजा के समांतर आपने एक रेखा खींची है। ठीक है? वही लिखा ना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर साइड को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद कर रही है। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशियो। तो ये दोनों साइड जो हैं समान अनुपात में, समान रेशियो में क्या होंगी? विभाजित होंगी। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, या ये लिखा है थेल्स थ्योरम कहते हैं, और थेल्स थ्योरम। ठीक है ना? तो ये तो याद कर लें, आना है ये। ठीक है? चलिए तो मिटा देता हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है ना? ये भी बिल्कुल कॉपीराइट टाइप का हो रहा है, दूरी फॉर्मूला आ ही रहा है। तो दूरी फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो किसी को भी हम x, ये इसको मान लिया हमने x1/1 और इसको मान लिया x2/2। ठीक है ना? तो x2 में से x1 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, 2 का वर्ग 4 धन y2 मतलब 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, 2 का वर्ग 4। तो ये हो गया 4 गुणा 2, तो 4 पूर्ण वर्ग क्या होगा? 2 अंडर रूट। ये इसका आंसर है। ठीक है ना? चलिए बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु कैसे हो जाएगा? मध्य बिंदु तो यही होता है सीधा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो a माइनस ए 0 और b माइनस बी भी 0, तो मध्य बिंदु क्या आ गया? 0,0। चलें टॉपर्स का भी देख लें। चलो यही 4 धन 4 मतलब कि आंसर आया 2 करनी 2। उत्तर लिख दिया, अतः द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 2√2। ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। तो ये एक चीज मैंने बताई थी, त्रिज्यखंड का सूत्र सीधा, त्रिज्यखंड का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है थीटा बाई 360, और क्षेत्रफल है इसलिए पाई आर स्क्वायर का यहां क्या कर दें, गुणा कर दें। वृत्तखंड यदि पूछ लिया, जो कि 2024 में 24 में पूछा था, तो वृत्तखंड का सूत्र भी याद रखें, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये भी यदि आ जाए तो ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या क्या दिया है आपको, थीटा दिया है 60, 60/360, पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी रखना हो, और रेडियस आपको दी है 6, तो 6 गुणा 6। ये कटा कितने बार, 6 बार, इस 6 से ये 6 कट गए, 22 छक्के कितना हो जाएगा अपना, 6 दूनी 12 की 2, हाथ सिलाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7, काटे इसको, 7 एकम 7, बचे आपके 6 62, 7 8 56.660 हो जाएगा, तो 7 8 56, 18.85 के समथिंग, ठीक है ना, अप्रोक्स। चलिए क्षेत्रफल था तो यूनिट जरूर लिखें, सेंटीमीटर। चलिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। तो 5 मिनट में देखो, अपनी जो घड़ी होती है उसमें 12 हिस्से होते हैं, यहाँ 12 बजा है, यहाँ 1 बजा है, तो 5 मिनट में कितना दूरी का तय करेगी। टोटल सर्किल होता है 360 का, तो 360 को 12 भागों में बांट दिया, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो हमें 30 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, और आर हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 दी है, तो 14 गुणा 14। तो ये कितने बार कटा, 6 बार, ये 7 दूनी 14, ये 2 3 6, ये 22 का 14 में गुणा करें, 22 चौके 88 की 8, हाथ सिलाई 1, 22 एकम 22 और 8 30/3, 3 से काट दें इसको, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6.2 बचे, तो ये 6 का बार, ये आंसर आ गया। चलिए टॉपर का देखना है, टॉपर का देख लें। हाँ इन्होंने वो 60 डिग्री वाला किया है, 132/7 इनका आंसर आया, 132/7, इसको काटा नहीं है इनने, तो 132/7 आया अपना। कितना आया था 132/7 अपना भी आया है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध करना है, तो इसके लिए अपन क्या करें, थोड़ा सा एक स्पेस ले रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, तो चलो बाह्य बिंदु लेना है और एक वृत्त ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। ये वृत्त है हमारा, ठीक है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ये बिंदु है, और इससे हम अपन स्पर्श रेखाएं खींच देते, ठीक है। स्पर्श रेखा एक तो ये खींचती और एक ये खींचती, दो बिंदुओं पर टच कर रही है, एक तो इस बिंदु पर टच कर रही है और एक, हम नाम भी दे दें इसके, ए बी और सी। सेंटर मान के चलें, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर को भी अपन ने मिलाया, ये रचना की टर्म हो जाएंगे, और इनसे स्पर्श बिंदु को भी मिला। एक चीज हमेशा याद रखें कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या हमेशा कैसा कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। कैसा कोण बनाते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये जो दो त्रिभुज हैं, तो दिया है में क्या लिख देंगे, दिया है कि वृत्त, ये ओ लिख दें, वृत्त को कैसे लिखते हैं, वृत्त, वृत्त का केंद्र लिखते हैं और उसकी रेडियस लिखते हैं, ठीक है ना, ये आर लिखते हैं। वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ए कोई बाह्य बिंदु है जिससे ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बी और सी स्पर्श बिंदु है, ठीक है ना।
फिर ये दिया है, हो गया। फिर लिख देंगे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना में लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। सिद्ध करना में क्या लिख देंगे, ए बी बराबर ए सी, सिद्ध करना ए बी बराबर ए सी। फिर क्या लिखेंगे, रचना, रचना की कंस्ट्रक्शन किया तो लिख देंगे स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाया और बाह्य बिंदु से भी केंद्र को मिलाया, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया, ये रचना हो गई। फिर उपपत्ति करें सीधा, उपपत्ति मतलब प्रूफ। उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में हम दो त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से, ऊपर वाला त्रिभुज त्रिभुज एओबी एवं नीचे वाला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज एओसी। यदि हमने इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया, सर्वांग सम, और जब भी 90 डिग्री आए तो आरएचएस सर्वांग समता के बारे में याद करें। आरएचएस सर्वांग समता कहती थी कि एक राइट एंगल चाहिए, है ना, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, राइट एंगल, और एक राइट एंगल चाहिए हमें, ये विकर्ण हो गया हाइपोटेनियस, और एक साइड चाहिए। यदि एक राइट एंगल मतलब समकोण, एक कर्ण, आरएचएस सर्वांग समता क्या कहती है, एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेनस चाहिए और एक साइड चाहिए। ये तीन चीज यदि बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, बिल्कुल बराबर है। राइट एंगल कौन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री। कोष्टक में लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज एओ बराबर एओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है और साथ में कर्ण भी है, हाइपोटेनियस है। तीसरी चीज ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है, रेडियस है त्रिभुज की, ये तो सर्किल की, ये तो बराबर ही होती है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज एओबी सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज एओसी, कौन सी सर्वांग समता लगी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। तो हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से क्या क्या बराबर हो गए, ए बी बराबर ए सी हो गया, हेंस प्रूफ। चलें देखें टॉपर ने क्या किया है। चलिए टॉपर ने दूसरा क्वेश्चन किया है और वाला, तो चलें और वाला भी कर लेते हैं। और वाला क्वेश्चन है कि एक बिंदु है ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब कि इस टाइप से वृत्त है और वृत्त के केंद्र से कहां कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दूर है ए बिंदु, वो है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चलें वृत्त पर स्पर्श रेखा बना दें, ये कितनी है, 4, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या हम क्या ज्ञात करनी है, ओ बी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ओ बी। अब यदि ये 4 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री होता है हमेशा, मैंने बताया था स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कैसी होती, लंब होती है। यदि ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, पाइथागोरस लगा देंगे, आंसर आ गया, पाइथागोरस लगा देंगे, ओ बी बराबर ओ ए का वर्ग ऋण ए बी का वर्ग, बस। तो 25 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, 25 में 16 जाएंगे 9, √9 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया हुआ है, एक को 5 माना है, एक को 4 माना है, ये पाइथागोरस लगाई। देखो लिखा हुआ है कि टेंजेंट एट द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, लाइन लिखी है इन्होंने, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कहाँ, स्पर्श बिंदु पर, ठीक है ना। चलिए इतना बड़ा किया इन्होंने, देखो 3 सेंटीमीटर जो 2 लाइन में आना था, इन्होंने 2 पेज भर दिए पूरे पूरे। जब ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब लंबवत खड़ी है। तो हमने चलो धरती, ये मैंने एक मीनार खड़ी कर दी, है ना। धरती के एक बिंदु से, तो ये धरती पर एक बिंदु है,
जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु मतलब नीचे का, इससे कितना है, 15 मीटर दूर है। ठीक है, ये 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर मतलब कि ये मीनार के शिखर ये है, ये कोण दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है, 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हाइट ज्ञात करनी है। का नामकरण कर दिया। तो कुछ नहीं है, त्रिभुज है ABC। जब भी ऊंचाई और आधार की बात हो तो 10 लगाओ। tan 60 इज इक्वल टू लंब h बटे आधार 15। ठीक है, हाइट अपॉन बेस। tan 60 होता है √3, 15 का गुणा हो जाएगा तो 15 √3, h का मान आ गया। चाहो तो गुणा भी कर सकते हैं 15 का 1.732 में, तो ये h आपका जो भी मल्टीप्लाई करके आया उत्तर वो हो जाएगा। ठीक है ना, 15 √3 भी लिखोगे तब भी सही है। ठीक है, इसके बाद आंधी क्वेश्चन टॉपर ने क्या किया है, यही किया है, 15 √3 आया होगा इनका आंसर। 15 √3 ये आंसर आ गया। चलिए अब अपन इसका अथवा भी कर लेते हैं कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पहले एक पेड़ था इस टाइप से, ये पेड़ था, ठीक है ना, और ये बीच से टूट गया, और टूटा तो ये नीचे गिर गया, ऊपर का पोर्शन इस टाइप से। पहले ये हम कह सकते हैं कि AB पेड़ था, बीच में बिंदु C से टूटा, C से टूटा तो ये B कहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया, है ना। ये CB ऊपर खड़ा था, ये CB कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। ऐसे टूटा कि वो जमीन को छूने लगा, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये 8 मीटर, ठीक है ना। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को छूता है, जमीन को छूता है, 8 बिंदु है, 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई तो AB थी, है ना, टोटल ऊंचाई क्या थी, AB। अभी तो हम AC निकाल लें, जितना बचा हुआ है H, ठीक है। और ये हम मान लें कि ये H1 है, और ये फिर क्या हो जाएगी, H2। टोटल हाइट जो हो जाएगी AB, वो H1 + H2 हो जाएगी। H1 के लिए तो हम पहले 10 लगा दें सीधा। 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1/8। तो 10 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा H1/8। तो H1 का मान आ गया 8, सॉरी H1 का मान आ गया √3, वहां जाएगा तो √3/8। यही आएगा कि H1 का H1 × √3, 8/√3 लिख रहा हूं। फिर गुणा करेंगे तो ये √3H हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये √3 यहां चला गया। ठीक है, √3 तो वैसे अपन लिखते नहीं नीचे, तो इसका परिमीकरण कर दें, √3/√3, तो हो गया 8√3/3। ये H1 आ गया। अब हमें H2 निकालना है, तो H2 के लिए अपन ऐसा कोई साइन कॉस लगा लें, जैसे साइन लगा लिया मैंने, साइन 30। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, H1 है, आधार बटे कर्ण लगा लें, चलो ठीक है, लंब बटे कर्ण लगा लेते हैं। साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, H1 बटे कर्ण कितना है, H2। इसका मान कितना होता है, 101/2। H1 का मान क्या है, 8√3/3, ये H2 हो जाएगा। H2 का मान निकाल लें, या 8 दूनी 16√3/3, ठीक है ना, 16√3/3। तो H1 + H2 क्या हो जाएगा, 8√3 H1 था, और H2 था 16√3/3। दोनों का LCM आया 3, ये हुआ 24√3, 3 से ये काट दिया, तो उत्तर आया 8√3। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो चलो उसने, टॉपर ने नहीं किया है, बड़ा था, लेंदी था, तो ये वाला नहीं किया। आपको भी देखो, ये सिलेक्शन बहुत मैटर करता है पेपर में, कि कौन सा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि कौन सा इजी पड़ रहा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, उसे सिलेक्ट करें। चलिए अब आती है बात किसकी, क्या निकालना है यहां पर, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करें,
सबसे पहले तो सारणी बनानी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन में एक काम करता हूं, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं मार्किंग के उस पर बताता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैसे इस पे मार्किंग दी है। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले 45 से 55 ये सारणी पे इन्होंने 2 नंबर दिए। कितने नंबर दिए टेबल पे? 2 नंबर। फिर 1 नंबर कहां दिया है? फॉर्मूले पे, समीशन एफ एक्स अपॉन एफ। फिर 1 नंबर कहां दिया है? लास्ट वाला आंसर पे। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 2 नंबर तो दे दिए जब आपने सही टेबल बनाई, फिर 1 नंबर दे दिया आपने फॉर्मूला सही लिखा, फिर 1 नंबर दे दिया आपने कैलकुलेशन करके आंसर सही लिखा, ठीक है ना। तो ऐसा मत करें कि भाई कम से कम टेबल बना के तो आई, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो टेबल तो बना ही दे, 2 नंबर उसके मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो साक्षरता के ये वर्ग अंतराल दिए हैं, नगरों की संख्या, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु है, क्या है? वर्ग चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इनका मध्य बिंदु। 45 और 55 को जोड़ा 100, 100/2 किया तो 50। अब इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है? 10 का। तो यहां भी अंतर कितने का चलेगा? 10 का। तो सीधा लिख दें 10 10 का अंतर लेके 50 60 70 80 90। अब ये हमें क्या करना पड़ता है, ये यदि हमसे प्रत्यक्ष विधि, ये विधि तो वैसे नहीं पूछते आजकल, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सीधा एफ एक्स कर देते, इसका गुणा इसमें कर दिया, 3 का 50 में गुणा 150, 10 का 6 में 60 में 600, और इसको फिर क्या कर लिया? जोड़ भी लिया। समेशन का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। समेशन एफ एक्स आ गया 2430। समेशन एफ तो ज्यादातर आपको दिया रहता है 35, या जोड़ दें 35 आ गया। सीधा फॉर्मूला लिखा, 1 नंबर इसका, और वैल्यू पुटअप कराई तो 1 नंबर इसका, 4 नंबर आपको मिल गए, 69.43 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा था बहुलक। क्या पूछा था? बहुलक। यहां भी क्या किया इनने? 2 नंबर किसको दिए? टेबल को। अब टेबल तो बहुलक में बनी हुई होती है, केवल आपको F0 F1 और F2 बताना है। तो सबसे पहले अपन डिब्बा मारेंगे किसको? बहुलक वर्ग को। बहुलक वर्ग कौन कहलाता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बारंबारता को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 65 सबसे ज्यादा है, तो यहां पे डिब्बा मार दिया, ये डिब्बा मारा, ठीक है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाई, इसके ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0, ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2, इसके वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है उसको L, इन दोनों के जो हाइट है, हाइट मतलब कि माप, 60 और 80 के बीच की दूरी कितनी है? H क्या हो गई? 20 हो गई। बस यहां आपको 2 नंबर मिले, है ना, ये लिखा हुआ है अधिकतम वर्ग बारंबारता 65, है ना। फिर फॉर्मूला लगाया, उस पर 1 नंबर मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? n/2, सॉरी, फॉर्मूला होता है हमारा, ये देखें यहां पर उन्होंने सब कुछ पहले लिखा है ना, उस पर कुछ मार्क्स नहीं दिए, एक भी नंबर नहीं दिया उस पर, फॉर्मूले पे मार्क्स दिया है। फिर F1 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। कुछ लोग याद कर लेते हैं L प्लस 10/2 102, 2 102 मतलब कि F1 माइनस F0 10 हो गया, 2 102 मतलब F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। यहां 1 नंबर मिला, वैल्यू पुटअप कराई, पूरा काटा पीटा, 60.23 इसका आंसर आया, ये 1 नंबर इस पे मिला, मतलब कैलकुलेशन सही है। तो 2 नंबर कहां मिले? टेबल पे। 1 नंबर कहां मिला? फॉर्मूले पे। 1 नंबर कहां मिला? कैलकुलेशन के बाद उत्तर पे। तो ऐसे आपको 4 नंबर मिले। तो ऐसा नहीं करना मैथ्स में कि नहीं बन रहा, आंसर नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को पूरा छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं करना। स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग होती है। और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, एक सेकेंड। ये देखें 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे अपन ऊंचाई वाले कर रहे थे क्वेश्चन, ये देखें, यहां देखिए, एबीसी में cos c लगाया, आधा क्वेश्चन यहां तक किया, 1 नंबर मिला। फिर यहां तक किया, 1 नंबर मिला। फिर पेड़ की ऊंचाई में दोनों को जोड़ा था अपन ने, 8/√3 16/√3, उत्तर आया था 8 करनी 3, इसको 1 नंबर मिला। तो स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, ये चीज याद रखें। यदि आंसर फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें, छोड़ें उसको। इस चीज को मतलब छोड़ने का मतलब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, टेंशन को छोड़ना है कि यार ये आंसर नहीं आ रहा है, इस टेंशन को छोड़ो। हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। हो सकता है आंसर गलत हो, लेकिन आंसर पे आपको कितने, यदि 4 का है तो 1 ही नंबर कटेगा, 3 का है तो 1 ही नंबर कटेगा,
बाकी के मार्क्स आपको स्टेप्स के मिलेंगे। यदि आपका स्टेप सही है तो आपको 75% तो आंसर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। 34, हाँ ये 21वां तो हमने कर लिया है। अब अपन चलते हैं 22वां की तरफ। 22वां भी कर लिया था, बहुलक, ठीक है। अब आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया है। ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, मतलब कि कुछ इस प्रकार से है कि एक बेलन है ना, एक क्या है, बेलन है। और इस बेलन से बोल रहे हैं कि ये इसकी ऊंचाई लिखते हैं पहले तो 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा है। मतलब कि यहां से हम ऐसा एक शंकु, यहां ये शंकु हमने काट लिया, ठीक है ना, ये शंकु हमने निकाल लिया। तो हमें शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहली चीज तो ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही, बाहर वाला पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर जो है, अंदर से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस किया है, शंकु का। तो पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा किसका, बेलन का। तो बेलन का TSR, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा आपका किसका, शंकु का, शंकु का पृष्ठ। अब बेलन का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस अंदर वाला खोखला हिस्सा भी बचा हुआ है, इसका कितना हो जाएगा, अंदर वाले का πRL, ठीक है ना। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो हमें त्रियक ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। हाइट हमें दिया है, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारी हो जाएगी 0.7, ठीक है ना। और त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी, L शंकु की, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना है। तो ये हो जाएगा आपका त्रियक ऊंचाई यदि ये निकालना है तो हाइट का स्क्वायर R² प्लस L स्क्वायर होता है, R² प्लस L। तो 2.4 को हम अभी 24/10 मानेंगे और 0.7 को हम 7/10 मान लेंगे। तो 24 का तो होता है हमारा शायद 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये आएगा आपका लगभग 625, ये हो जाएगा 25 का मतलब 2.5, L कितना आ गया 2.5। चलिए यहाँ आपने मान रखा 2, पाई और आर को तो हम कॉमन ले लें, 22/7 पाई का मान, और आर है हमारा 0.7 मतलब 7/10। अंदर क्या बचेगा 2 इंटू एच, हाइट क्या है 2.4, 24/10 लिख देते हैं धन। यहाँ पर क्या बचा एल, एल कितना है 2.5, 25/10। चलिए 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या बच रहा है 10 हम एलसीएम ले लेंगे, 24 दूनी 48 और 48 और 25 कितने हो गए 22 गुणा 48, 48 और 25, 24 दूनी 48, हाँ 48 और 25, 48 और 25 75 में से 2 गए 73 बटे ये कितना हो जाएगा 1000, 1 2, तो सीधा गुणा कर देना, गुणा करके और पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। देख भी लेते हैं
आंसर आपको चेक करना है तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। चलिए, ये है आंसर जो बोर्ड ने दिया हुआ है। क्या बोला है? शंकु, ये डी दिया था तो उसकी रेडियस आ गई 0.7। फिर तेरा ऊंचाई देखें 2.5 हमने निकाली थी, तो ये 2.5 ही आ गई। ठीक है ना। अब शेष बचे में इन्होंने 2πrs लिया है, πrs लिया है और πr² लिया है। πr² मतलब कि नीचे का ही इन्होंने तल लिया है। हाँ, इस चीज को मैं भूल गया था। नीचे का अपन के भाई बेलन के दो ढक्कन भी तो होते हैं। एक ढक्कन तो शंकु में चला गया, लेकिन एक ढक्कन बचा बचा रहेगा, तो πr² भी रहेगा। ठीक है ना, सही है। तो तीनों को जब इन्होंने ऐड किया तो ये कुछ 17.60 मतलब कि लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया है। ठीक है ना, यही किया इन्हें। 2 पाई का मान 22/7। वैसे ये देखो, 3 बार गुणा करने की अपेक्षा सबसे अच्छा होता है आप यहाँ पे कॉमन लें। ठीक है ना, कॉमन यदि अपन लेते तो क्या आता, यहाँ से पाई कॉमन आ जाता और आर कॉमन आ जाता। यहाँ क्या बचता 2h प्लस यहाँ क्या बचता l प्लस यहाँ क्या बचता, पाई चला गया आर चला गया तो आर। तो फिर क्या है कि जब आप कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाती है। ठीक, ये बार बार उसको 22/7 का गुणा नहीं करना पड़ेगा। सीधा पाई का मान लिखा 22/7। आर हमारा कितना था, रेडियस 7, तो 7/10 लिखें सबसे अच्छा। फिर 2 इंटू हाइट कितनी थी, 2.4 थी, तो इसको 24/10 लिख लें। फिर एल आ गया था हमारा 25/10। फिर आर हमारा हो जाएगा 7/10। सबसे अच्छा तरीका है। फिर ये 7 से 7 तो कैंसिल हो गए, ये हो गया 22/10। यहां से 10 सबका क्या आ गया एलसीएम, 24 दूनी 48 धन 25 धन 7, ये हो गया आपका 22/10 और 10 100 हो गए। गुणा में ये कितना हो गया 48 और 25 और 7, 48 और 25 और 32, 32 और 48, 32 और 8 40 40 80। ठीक है ना, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 22 का 8 बार गुणा कर लें, 176 आएगा शायद। 176/10 है तो 17.6। तो ये देखो कितना इजी पड़ गया, 17.6 यहां से निकालना। जबकि यहां इन्होंने कैलकुलेशन पॉइंट्स में की तो बड़ी बड़ी होगी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पता नहीं हमें क्वेश्चन क्या है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहां पर हमें एक और करना है, आधार। आधार का क्षेत्रफल ऐड करना। चलिए अब हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा पर। 22 का अथवा कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कि एक पहले तो अर्धगोला बनाए इस टाइप से, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है। अब ये इस टाइप, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या से कितनी 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 1 सेंटीमीटर। और शायद शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ऊंचाई कितनी हो गई, ये 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर हो, ये रेडियस है, ये ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है एच। आर भी अपन को क्या दिया, 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो ये बहुत सरल हो गया, क्योंकि पाई के फिर पाई आपको 22/7 काटा कूटी आपको कुछ नहीं करनी। तो ठोस किन किन चीजों से मिलकर बना है, आयतन की बात करें, एक तो शंकु और एक अर्धगोला। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। ठीक है ना, तो ये 1/3 है, कॉमन आ जाएगा। पाई भी कॉमन आ गया, r² भी कॉमन आ गया। ठीक है, यहां क्या बचा h और यहां क्या बचा r। चलिए पाई के पद में निकालना है तो पाई हम नहीं काटेंगे, 1/3 पाई। r का मान क्या है 1, h का मान क्या है 1, r का मान क्या है 1, 1 + 1 2, 2 का यहां गणा होगा 2/3 पाई।
और बात चल रही है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का आयतन है तो क्यूब, ये आंसर। तो अब आप देखें, ये जो क्वेश्चन था 22 का अथवा, ये मुश्किल से 6-7 लाइन का, और मेन जो 22 का क्वेश्चन था वो कितना कैलकुलेशन वाला था, कितना लेंदी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी था। तो यही चीज होती है कि आप क्वेश्चन का प्रॉब्लम सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है आपके मार्क्स लाने में, कि भाई आपने यदि इजी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है तो आप बहुत स्मूथली आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, और पता चला कि आपने कोई टफ क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया है, हो सकता है टॉपिक भी बहुत अच्छा है, अब उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, एक आध कंसेप्ट भूल गए बीच में, दूसरा एग्जाम का प्रेशर रहता है, 3 घंटे में सब कुछ करना है ना, तो हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बीच में, सब कुछ संभव है उस 3 घंटे में, क्योंकि आप देखो, हो सकता है कि भाई आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपके पास, आप टाइम बाउंडेशन में बंध गए हैं कि आपको 3 घंटे में ही पूरा पेपर खत्म करना है, उसी बीच में इन्विजिलेटर्स भी आते हैं, कहीं साइन करवाना है, बीच बीच में होता है कि फ्लाइंग स्क्वाड भी आती है, चेकिंग टीम भी आती है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, हो सकता है पड़ोसी आपसे पूछ रहा हो, आपका दोस्त ही आसपास बैठा है, अब वो आपसे बोल रहा है यार मुझे बताना, मेरा नहीं बन रहा है मेरे पे, तो ये कंडीशंस एग्जाम्स की होती हैं, ठीक है, जनरली। तो यदि स्मूथली हमें अच्छे नंबर लाने हैं, कवर अप करके चलना है पूरा पेपर 3 घंटे में, और समय बचा ही रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अथवा है, ऑप्शन है आपके पास चूज करने का, हर एक क्वेश्चन के मतलब हर एक क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन का ऑप्शन है, विकल्प है कि आप या तो मेन क्वेश्चन करें या उसका और का क्वेश्चन करें, बेटिस तो दोनों में बराबर ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखें, पहले जो 5-10 मिनट आप एग्जाम में जाते हैं, तो 5 मिनट में पहले आप पूरा पेपर देख लें एक बार, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा कि यार आपको कौन से क्वेश्चन अटेंड करना है। दूसरी चीज, एक चीज का मेन आप विशेष ध्यान दें, कभी कभी ये होता है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब बीच में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, आप कंटिन्यू एक लाइन से करते जा रहे हैं और बीच में एक क्वेश्चन आ गया, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, आप 100% श्योर हैं यार ये तो टॉपिक हम पे बनता ही है, इसका क्वेश्चन तो छूटना नहीं है, ठीक है ना। अब लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाल दी, अब आप फंसे बैठे हैं उसी क्वेश्चन पे 15 मिनट 20 मिनट की, यार ये हो क्यों नहीं रहा। तो बिल्कुल विशेष मेरा अनुरोध है आपसे कि ये ना आपको फंसाने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। आपको तुरंत जैसे ही आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप फंस रहे हैं, उसको पहले छोड़ दें, 5-10 लाइनें वहीं छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम्स हैं, यहां लगभग आपके कितने 23 क्वेश्चन हैं और विथ इन टाइम करने हैं, तो वो चीज अपन बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन अपन पूरा करने के बाद हमारे पास टाइम रहेगा, तो वहां हम वापस आके फिर सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में ये कई बच्चों के साथ होता है, वो अटक जाते हैं, उनका टॉपिक बहुत अच्छा रहता है, कंसेप्ट 100% क्लियर होते हैं, और छोटी सी सिली मिस्टेक्स के कारण वो अटक जाते हैं उस प्रश्न में, आंसर आता नहीं है, और उसी को बार बार वो ट्राई करते जाते हैं, और ऐसे में हो सकता है 15-20 मिनट 25 मिनट आपने निकाल दिए, जो क्वेश्चन बनने थे वो छूट गए, जो क्वेश्चन पे हम अटके रहे और वो भी हमारा छूट गया। तो विशेष मेरा ये आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल भी आपको 3-4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है, नहीं आ रहा है आंसर उस पर गोला लगाएं कि हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। और फिर जब हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम बचता है तो हम देखते ही हैं अपनी कॉपी को पूरा, यार कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, तब हम उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, चलिए एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है, तो हम मान सकते हैं दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है आपको, 26 दिया है, तो प्रश्नानुसार अपन लिखेंगे कि भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन ने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, पहली संख्या x हो गई, मतलब x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई, और दोनों का अंतर कितना दिया 26, और दूसरी लाइन में क्या दिया है, एक संख्या x बराबर दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है, 3y। अब मैंने x बराबर 3y क्यों लिखा, y बराबर 3x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहां पे x में से y घटाया तो 26 आया, इसका मतलब यह है कि संख्या x क्या है, बड़ी है, y क्या है, छोटी है,
इसलिए यहां पर मैंने x बराबर 3y लिखा कि जब y में 3 का गुणा करेंगे तब x आएगा, ठीक है ना। चलिए x बराबर 3y हो गया, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। प्रतिस्थापन लगा दें इसमें, हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। x बराबर 3y हम पुटअप करें यहाँ पर, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू, y का मान 13 यहाँ रखा, 13 और 3 39, ये आंसर आ गया। हाँ, इसको थोड़ा सा जमा के लिखेंगे। प्रश्नानुसार माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अतः x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पुनः प्रश्नानुसार पहली संख्या बराबर 3 गुना दूसरी संख्या, तो x बराबर 3y। फिर इनका इक्वेशन का नाम दिया, समीकरण 1, समीकरण 2, फिर लिखा कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा पूरा लिखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, ऐसे 4 लाइन में लिख के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 3 मिनट में पूरा क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, लेंथी लिखने के बावजूद भी, ठीक है ना। चलिए, अब रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है, तो यहां भी हम पहले तो इसको जमा लें। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 को उस तरफ ले चलते हैं 4, और ये क्या लिखा है 9x, पक्षांतर किया तो -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यदि देखें यहाँ प्रथम पद ये क्या है 9x गुणांक x का, और यहाँ क्या है 3, तो इस पूरे समीकरण में अपन क्या कर दें 3 का गुणा कर दें, तो ये 9x बन जाएगा, है ना। तो प्रथम जो इसका x के गुणांक क्या है 9 हो जाएंगे, तो हम घटाएंगे समीकरण को, तो ये x का टर्म क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पे। तो ये होगा पहला समीकरण जो बना वो बना 9x, 3 का 5 में गुणा हुआ 3 5 15y, और 3 का 4 में गुणा हुआ 3 चौके 12, ठीक है ना। हमने इसको घटाया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 9x प्लस 9x माइनस 0, प्लस के 15 है माइनस का 2 है, तो प्लस का 13y इज इक्वल टू, माइनस का 12 है प्लस का 7 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना। तो y का मान हो गया -5/13। सही कर रहा हूं ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। 3 का 5 में गुणा 3 5 15, 3 चौका 12, 3 3 का 9, ठीक है। और ये था 9x 2 और ये 7, घटाया तो हो गया 15 में से 2 गए तो 13, और ये हो गया ऋण के 12 में से 7 गए तो ऋण के 5, ठीक है। 5/13 y का मान आ गया। अब इसे किसी भी एक समीकरण में पुटअप करा दें, पहले में कराना, दूसरे में, जिसको भी कराना है। पहला समीकरण था हमारा 3x माइनस 5, y का मान आया -5/13 इज इक्वल टू 4, हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 5 और 5 25/13 इक्वल टू 4। एलसीएम लिया तो हो गया 13 3 39x प्लस 25 बराबर, पक्षांतर करेंगे 13 चौके 52, तो हो गया 39x, 25 उस तरफ गए आपके, 52 में से 25 घटे तो 27, x बराबर हो गया हमारा 27/39। ये लगभग मेरे हिसाब से 3 से तो कट रहा होगा ना, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9/13। ये एक 9/13 आया, एक ऋण 5/13 आया। चलो देख भी लेते हैं बोर्ड वालों ने क्या बनाया है आंसर। हाँ, ये ऋण 5/13 आया है, और x का मान आया है 9/13, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी ऐसे आंसर आते हैं कि अपन मतलब एक्सपेक्टेशन के भी परे होते हैं कि यार ये किस टाइप के आंसर आ रहे हैं, और आंसर वही सही है, तो हम उलझ जाते हैं कि यार कुछ उबड़ खाबड़ टाइप के आंसर आ रहे हैं, 9/13 ऋण 5/13, ये कैसे आंसर आ रहे हैं। तो हम उसको बार बार उसको देखते हैं कि यार ऐसे आंसर तो नहीं आने चाहिए, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं से इसको गलत कर रहा हूं, जबकि होता ये है कि वो सही होता है आपका। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है उसको थोड़ा सा रखें साइड में, उसको छोड़ें वहीं पे, ठीक है ना, और आगे के क्वेश्चन को हल करें, ताकि विथ इन टाइम हम अपना ये बना के चलें कि मुझे 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेना है, 2 से 2.5 घंटे में पूरा पेपर मुझे कर लेना है। आधे घंटे तो हम रिव्यू करेंगे, उसको सजाएंगे कॉपी को, प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा लगे, देखे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। देखें थोड़ा सा टॉपर्स की कॉपी को भी देख लेते हैं, टॉपर्स ने कैसे लिखे वो लास्ट के क्वेश्चन में दिखाना भूल गया आपको। चलो ये तो हो गया था। 21वां कैसे किया है, देखो ये बिल्कुल 21वें में उसने वो टेबल बनाई, वही वैसे ही किया डायरेक्ट मेथड से, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 1 नंबर
आपका कहाँ मिल गया, एक नंबर आपका यहाँ मिल गया, 2 नंबर यहाँ मिल गए और 1 नंबर आंसर पे मिल गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, पूरे आपके 4 नंबर मिल गए। फिर ये क्वेश्चन हमने किया था 22 का आंसर पाई में निकालना था, पाई में आया था 3/3, सीधा पाई आ गया था, ठीक है ना। इसका आंसर 1/3 पाई प्लस 2/3, ये पाई आंसर आ गया। फिर 23 का इसने वही किया है, x माइनस वाई 26 और x बराबर 3y। तो हमने बोला था ना कि ये लिखना है इसको, कि माना नंबर पहला x है, दूसरा y है, जहां x y से बड़ा है, x माइनस वाई का मान 26 हो गया। फिर से प्रश्नानुसार 3 टाइम्स है तो x बराबर 3y हो गया। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी और y और x अपने आ गए, ठीक है ना। तो टॉपर्स ने भी ऐसे ही किया है, सारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले उसे। तो एक चीज आपको देखने में आई होगी कि यार ऐसा कुछ बहुत अलग तो नहीं है कि यार उसे 100 आउट ऑफ 100 मिले। यदि उसे 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी से काम करना है। कोई भी एग्जाम हो, मैं बात बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम, हर एक एग्जाम एक स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होता है। और यदि स्ट्रेटेजी आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस, आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं 2023 का, 2024 का, 2025 का या प्री बोर्ड के, हाफ ईयरली के मैंने पेपर लगवाए। उसका कारण यह है कि वन शॉट आप पेपर लगाने बैठे, क्योंकि आप जब अपने स्कूल में पढ़ रहे होते तो 40-50 मिनट का आप लेक्चर अटेंड करते हैं, कोचिंग में भी जाते हैं तो वही 1 आवर्स का मैक्सिमम आप लेक्चर अटेंड करते हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं तो मनमाने पढ़ते हैं फिर तो घर पे। तो एक प्रैक्टिस आपकी हो ही नहीं पाई क्वार्टरली हाफ ईयरली को छोड़ के। अब क्वार्टरली हाफ ईयरली में भी क्या होता है, पूरा सिलेबस नहीं आता, प्री बोर्ड में ओनली पूरा सिलेबस आया होगा। तो हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है कि भाई हम 3 घंटे में वो पूरा क्वेश्चन पेपर करें। इसलिए मैं यहां पर, आप देख रहे हैं कि 23 क्वेश्चन और बाकी 18 क्वेश्चन, और मतलब अप्रोक्स 23 और आपके 18 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन कर रहा हूं पूरे, और अंडर 3 आवर्स, मतलब अराउंड 2 आवर्स में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपकी ये प्रैक्टिस, एक हैबिट डेवलप हो रही है कि कैसे आप 2-3 घंटे आप वन सिटिंग में पूरा पेपर हल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हमने ये सेशन लिया, इसमें 2-3 चीजें हमने देखी कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है पेपर में, दूसरी चीज टॉपर्स ने कैसे लिखा, और तीसरी चीज हमने पूरा पेपर हल किया, ठीक है ना। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये जरूर बोल रहे थे कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से नहीं होते, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।